बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पस पर्दा और मैं हूं जवाद कमाल। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे बलूचिस्तान की गूंज मुल्क की सियासत में थमी नहीं है। वज़ीर आज़म ने दौरे बलूचिस्तान में जहां मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, वहां पर अस्करियत पसंदों से बातचीत, डील या मुज़ाकिरात का इंदिया भी दिया। इस पर आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस मामले को अमली जामा पहनाया जा रहा है और उन्होंने बलूचिस्तान में ही भारत के एक और बड़े नेटवर्क के पकड़े जाने का भी बताया। उन्होंने बताया कि कुलभूषण यादव के बाद एक और बड़ा नेटवर्क बलूचिस्तान में भारत का पकड़ लिया है। और फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में भी बताया कि इस मामले को भी आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। क्या अपोजिशन इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अगर इंतखाबात हों तो मान जाएगी? अपोजिशन की जानिब से इस पर महाजराई देखने में आएगी, क्योंकि असेंबली फ्लोर पर भी अपोजिशन ने इस मामले की मुखालिफत की है। इसके अलावा जो रद्दअमल सामने आ रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे बलूचिस्तान में दिए गए बयान का, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा नायब सदर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से यह रद्दअमल सामने आया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने दौरे बलूचिस्तान में जो डील की बात की वो किससे डील हो रही है, क्यों डील हो रही है, क्या हम पागल हैं उनसे डील कर लें जिनके खिलाफ जद्दोजहद की जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकिरात अगर करने हैं तो पहले हज़ारा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे बलूचिस्तान में हज़ारा बरादरी से बात करनी चाहिए थी, उनके लोगों से मुलाकात करनी चाहिए थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया है इनको अगर अमली जामा ना पहनाया गया तो बलूचिस्तान डूब जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर के कौल और फेल में तजाद हुआ तो क्या माजी में हुकूमतों ने बलूचिस्तान के मामले पर कौल और फेल में तजाद नहीं किया? इस पर प्रोग्राम में बात होगी और इस पर भी बात करेंगे कि जो 180 अरब रुपए इस साल बलूचिस्तान में लगाने का कहा गया है, क्या वो वाकई में इस साल बलूचिस्तान में 180 अरब रुपए लगते नजर आएंगे? बलोच अवाम को नजर आएगा कि वफाक की जानिब से पैसा बलूचिस्तान में लग रहा है? और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अपोजिशन अपना क्या किरदार अदा करेगी? साबिक सदर आसिफ जरदारी के बारे में भी प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे। न्यूयॉर्क में आसिफ जरदारी की मुबैना प्रॉपर्टी की नैब तहकीकात के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करना चाहते कि मुलजिम ना हो और उसकी जमानत कर दी जाए। प्रोग्राम में इस पर बात होगी कि क्या एक के बाद एक जो नैब तहकीकात हैं वो सामने आ रही हैं, करप्शन का एक के बाद एक स्कैंडल अपोजिशन का सामने आ रहा है, तो जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो किस हद तक दुरुस्त है? और अपोजिशन अगर इस मामले पर वो कह रही है कि हमने करप्शन नहीं की या ये जायदाद हमारी नहीं है या इस करप्शन में हम मुलविस नहीं है, तो फिर अदालतों में पेश होने से अब क्यों घबरा रही है? या फिर हुकूमत या फिर आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि अपोजिशन के बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारी एक बार फिर से होने जा रही है? प्रोग्राम में इस पर बात होगी। अपने मेहमानों का बाकायदा आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है स्काई पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI अहमद जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर डील की बात की, हुकूमत अगर बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों से मुज़ाकिरात करने जा रही है, डायलॉग करने जा रही है, तो इसमें हर्ज क्या है? अमेरिका भी जिनके खिलाफ इतनी बड़ी जद्दोजहद करता रहा, उनसे डील करके वहाँ से जा रहा है। तालिबान से डील की हिमायत में रशिया भी सामने आता है। अस्करियत पसंदों से डील सारी दुनिया में होती है, या डील नहीं होती तो कम से कम मुज़ाकिरात ज़रूर होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब तो गुज़िश्ता 20 साल से इस बात का इंदिया देते हैं कि इनसे डायलॉग करें, मुज़ाकिरात करें, जंग मसले का हल नहीं। देखें, बड़ी मेहरबानी, आपने एक अहम इशू पे मुझे बात करने का मौका दिया है। ये 2013 में जब हमारी PMLN की हुकूमत आई थी, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे और उसके बाद ही CPEC आया है। CPEC के अमली तौर पर 2014 में उसका शुरू होना था, धरने में लेट हुआ। और ये जो क्वादर पोर्ट है, ये इस CPEC का मंसूबा था जो नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। जहाँ तक आपकी बात है कि जो नाराज बलोच है,
2013 से पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी झंडा लगाना भी बड़ा मतलब यहाँ तक इतने हालात खराब थे। मगर आपने देखा कि वहाँ के जो कौमपरस्त और तरक्की पसंद पार्टी जीत के आई थी, मालिक बलोच, हमारी अक्सरियत के बावजूद भी हमने उनको हुकूमत दी। 2.5 साल मालिक बलोच साहब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जी रहे और उसने बड़ी संजीदा कोशिश की। जो ये बात आज वजीर आजम कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि 20 साल से इस पे बड़ा काम हुआ, और उसका क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को जाता है कि जो नाराज बलोच लीडर थे उनसे बातचीत की गई, उनको करीब लाने की आप कोशिश की खेलदास गई। कोसानी साहब क्रेडिट दे रहे हैं, मरियम नवाज साहब तो मुखालिफत कर रही हैं। वो तो ये कह रही हैं कि क्यों डील होगी उनसे जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है। नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में सही तरीके से सुनी नहीं है। मैं वहाँ मौजूद था जब प्रेस अच्छा, कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज साहिबा कर रही थी। बात ये कि क्या उन्होंने ऐसा नाराज नहीं कहा कि किन से डील होगी, क्यों डील होगी, क्यों मुज़ाकिरात होंगे, उनसे हम डील क्यों करें जिनके खिलाफ हम जिद्दोजहद कर रहे हैं? डील जो सवाल हुआ था सहाफी की तरफ से, वो पीएमएलएन की तरफ के हवाले से हुआ था। डील का लफ्ज वहां उस पे इस्तेमाल हुआ था। बलोचिस्तान के नाराज जो रहनुमाए हैं, उनकी जो तहफुजात है उसमें दूर करने में कोई हम उसके मुखालिफ नहीं। उनको बिल्कुल, वो भी पाकिस्तानी है, उनका भी हक है कि उनसे उसको कौमी दायरा में लाया जाए। मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारा काम नवाज शरीफ साहब ने किया। इससे पहले आसिफ अली जरदारी जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी बलूचिस्तान पैकेज दिया था। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जो उसको ये भी पता नहीं कि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कभी बलूचिस्तान भी आए होंगे। तो ये जो वजीर आजम के मुनसब पे बैठा हुआ शख्स, उसको ये भी पता नहीं कि सीपैक नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, और 2014 में भी नवाज शरीफ साहब गए थे, 2016 में भी गए, कई मरतबा कई प्रोजेक्ट के लिए ठीक। गए थे और वहाँ इनाग्रेशन की थी। बलूचिस्तान में अमली तौर पर काम किया है पीएमएलएन की हुकूमत ने। इस वजीर आजम को ये भी पता नहीं है। तो 20 साल से मैं समझता हूँ ये कोशिशें पहले भी की गई है, अभी भी करनी चाहिए। हम इस हक ठीक। में हैं कि जो जो नाराज लोग हैं उनको कौमी दायरा में लाना चाहिए। इसमें माजी में भी होता रहा है। माजी में आप भुट्टो के दौर में भी, उसके बाद भी ये होता रहा है कि जो बिल्कुल ठीक, दलित आपका पॉइंट है। अवैस कादिर जनता। शाह साहब, आप क्या कहेंगे जो जो मुज़ाकिरात होने जा रहे हैं अब अस्करियत पसंदों के साथ, उस मामले पर हुकूमत अमली जामा भी इसको पहनाने जा रही है, तो क्या बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में अपोजिशन को लगता है हुकूमत अमन कायम करने में कामयाब हो जाएगी? अच्छी बात है कि वजीर आजम साहब ने एक ऐलान बहुत अच्छा किया है, लेकिन किस तरह इस ऐलान को मान लिया जाए कि अगर वजीर आजम साहब कहते हैं कि किसी से बात करनी है, जी बिल्कुल बात करनी चाहिए, वो हमारे ही लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं। अगर नाराज हैं किन वजूहात की बिना पे, तो उनके साथ बैठ के उनकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है। अगर आप उनकी नाराजगी को दूर करेंगे तो हमारे दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान में इंट्रूजन कर रहे हैं, या उनके स्लीपर सेल्स हैं या कुछ भी है, उनको वो भी चले जाएंगे, बैकफुट पे चले जाएंगे, उनको भी एक जवाब मुंह तोड़ मिल जाएगा। लेकिन मुझे सर इस सारी बातों में आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। अब पीटीआई के मेरे भाई भी बैठे हैं, खेलदास साहब ने भी बहुत बातें की कि इमरान खान साहब बलूचिस्तान पहुंच के एक ऐलान करते हैं। फवाद चौधरी साहब की अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं कि जी उन नाराजों से बात होगी जो नाराज हैं, और वो जो नाराज जो अस्करियत पसंद हैं जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं उनसे बात नहीं होगी। अब ये देखें, वजीर आजम एक ऐलान करता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन लें, और एक और सवाल पैदा होता है कि किस तरह मान लें इस हुकूमत की, खान साहब की सीरियसनेस को, कि वो बलूचिस्तान के नाराज रहनुमाओं से बात करने को तैयार हैं। चलें अगर वो कहते हैं कि वो दूसरे जो कुछ जोशीले हैं जिन्होंने कुछ हथियार भी उठा लिए, उनसे भी बात करनी चाहिए, उन्हें भी नाराज ना होना चाहिए, उन्हें भी आप राजी करें, उनसे भी बात करने को तैयार हैं। चले मान लेते, बहुत खुशाइन बात है, ये सारी बातें करने को तैयार हैं। अपोजिशन के पास साथ बैठने के लिए उन्हें टाइम नहीं है, अपोजिशन से किसी मामले पे वो बात नहीं करते, पॉलिटिकल इश्यूज की वो बात नहीं छेड़ते। अब तो असेंबली फ्लोर पर कह दिया कि अपोजिशन के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म से बैठने के लिए तैयार हो। लेट मी कंप्लीट। देखें क्या अपोजिशन आपके बैठने को तैयार है, उन्होंने असेंबली फ्लोर पे देख लिया। इतनी बड़ी, देखिए सबसे बड़ी बात है ये मुल्क वतन अजीज हम सबको बहुत प्यारा है। इसकी सालमियत सबसे पहले जब मुल्की डिफेंस काउंसिल का इजलास हुआ असेंबली में, तो सारे लीडरान वहां पे बैठे थे,
कितनी बड़ी ब्रीफिंग हुई, सब लोग गए, सब लोगों ने क्वेश्चन किए। खान साहब को वहां आने में क्या तकलीफ थी, क्यों नहीं खान साहब आए? प्रूव करते ना कि वो वाकई अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हैं। देखें, वो प्राइम मिनिस्टर हैं और मुल्क की सालमियत का इशू है, मुल्क की डिफेंस पॉलिसी वहां पे ब्रीफ होनी थी, तो उनका होना वहां लाजमी था। वहां वो बलोचिस्तान के इशू को उस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ गई थी। बहरहाल मुझे ये बात ना करें, ये अगर ये सीरियस इश्यूज अगर नॉन सीरियसनेस में अगर इस तरह चलेंगे तो ये ऐलान बराए ऐलान ही होगा। देखिए, अभी ऐलान को मैंने यही आपको साबित कर दिया कि ये ऐलान गलत है। वजीर आजम ऐलान करता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे गुड कॉप बैड कॉप, हम सही वाले नाराजों से बात करेंगे, गलत वाले नाराजों से। अब सही गलत ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये तो रियासत फिर बात करेगी ना। उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि जिनका भारत से रॉ से जो बड़ा नेटवर्क है, जिन अस्करी पसंदों का रॉ से ताल्लुक नहीं होगा उनसे बात करेंगे, जिनका रॉ से होगा उनसे नहीं करेंगे। फवाद चौधरी किसका नुमाइंदा है? वजीर आजम साहब ने एक ऐलान किया है और फवाद चौधरी उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। मेरा कहने का मकसद यह है कि इस बात पे सारे पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल ठीक। अहमद जवाद साहब से इसका जवाब लेंगे, आप मुझे इजाजत दें तो मैं पूछूं हुकूमत इस मामले पर क्यों इतनी तजाद का शिकार है। अवैध साहब, अहमद जवाद साहब आपकी तरफ आऊंगा, मुझे एक मुख्तसर वक्फे की तरफ जाना है, फिर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो बलूचिस्तान के मामले पर 180 अरब रुपए की बात हुई है, क्या वाकई में इस बार 180 अरब रुपए इस साल बलूचिस्तान में लग जाएंगे? ऐलानात को अमली जामा पहनाया जाएगा? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के हवाले से बड़े बड़े ऐलानात तो अब देखने में आ रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि इसको अमली जामा पहनाया जाए। और क्या वाकई में हुकूमत इस बार 180 अरब रुपए इस साल बलूचिस्तान पर खर्च कर देगी? अब बड़े बड़े ऐलानात तो माजी में भी बहुत हुए। खेलदास कोस्तानी साहब कह रहे हैं कि हमने तो पैसा लगाया भी है, लेकिन क्या PTI की हुकूमत बाकायदा तौर पर 180 अरब रुपए जो इतने बड़े पैकेज का ऐलान किया है? क्योंकि कराची के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा एतराज़ात करती है कि ऐलानात तो किए जाते हैं मगर अमली जामा नहीं पहनाया जाता। चाहे वो 162 अरब रुपए का पैकेज हो, चाहे वो 1100 अरब रुपए का पैकेज हो कराची के लिए, मगर अमली जामा पहनाया नहीं जाता। ये बहुत ज़्यादा शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। तो क्या ये जो ऐलान बलूचिस्तान के लिए हुआ है, इस पर अहमद जवाद साहब, वफाकी हुकूमत इस साल पैसे लगाने जा रही? देखें, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन हो जाए, फिर मैं बलूचिस्तान की तरफ भी आ जाऊंगा। जी बिल्कुल। कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों में गवर्नेंस, वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पे सिक्योरिटी, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक कम्युनिटीज़, एजुकेशन, सेहत, ये सब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जब भी कोई सूबाई हुकूमत अपने पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, तो वो इस किस्म के बयानात, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे जी के इतने अरब का वादा किया, इतने नहीं आए। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो ये पूछना चाहिए कि पिछले 10 साल में जो सूबाई बजट सिंध का है वो है तकरीबन कोई 10,000 अरब का, और उसमें से कोई 2,500 अरब जो हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट बजट है, और उसमें से तकरीबन कोई 800 अरब तो वो हैं जो कि लैप्स कर गए। तो जो सूबाई हुकूमत 10 साल से 12 साल से वो बल्कि हुकूमत में है, लेकिन अगर हम सिर्फ दो बजट्स, 5-5 साल के दो टेन्योर अगर देखें तो उसमें उन्होंने 800 अरब तो वैसे ही लैप्स कर दिए, और जो 2,500 अरब उन्होंने डेवलपमेंट में लगाया वो किधर लगाया है? ये सवाल होना चाहिए और इसका जवाब होना चाहिए। उसके बाद फिर वो बात करें कि फेडरल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, उसने क्या ऐलान किया और क्या वो करने जा रही है। अब आ जाते हैं बलूचिस्तान के ऊपर। देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों अच्छी स्टेटमेंट्स हैं। एक कि वहां पे नाराज ग्रुपों के साथ जो है वो बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने जब कह दिया तो प्राइम मिनिस्टर एक हुकूमत का सबसे आला और ऊंचा, जो सबसे बड़ा ओहदा है और जो कि इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। तो पहले तो इसकी पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आना, आप उसकी तारीफ करें। अभी उस स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन मार्क्स के इस पे अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, माजी में भी ऐसे ऐलानात हुए थे, या कोई नाराज ग्रुपों में हम किसी को टच करेंगे किसी को नहीं करेंगे, ये तो सवालात हैं। स्टेटमेंट जो है वो एक विजन है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है जाहिर है उसका कोई प्लान बनेगा, वो उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा।
हम एक अच्छे ऐलान के ऊपर अपने अंदेशों की बुनियाद के ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं? हम इसको जरूर तनकीद करें कि आज ये अच्छा ऐलान हुआ है और आपको 5 महीने 6 महीने में या 1 साल में आपको इस ऐलान की रोशनी में इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी या तवक्कुआत थी अगर वो ना हो, इसलिए पहले से अंदेशों अहमद को साहब, किसी जब आप लोग वो अपोजिशन में थे तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो अब हैं, जब वो अपोजिशन में थे तो वो ये वाजे तौर पर कहते थे कि अपोजिशन का काम तो होता है तनकीद करना, जिस तरह आज मरीम नवाज साहब ने कहा बिल्कुल करें, अगर आपके कौल और फेल में तजाद हुआ तो बलूचिस्तान डूब जाएगा। तो क्या कौल और फेल में तजाद होता तो नहीं देख रहे हम? नहीं, मैं इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक विजन या एक स्टेटमेंट, एक अनाउंसमेंट जो कि एक मुस्बत है, एक मुस्बत डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रही है कि हुकूमत की इस वक्त क्या डायरेक्शन है, तो उसकी तो हम सिर्फ तारीफ कर सकते हैं। 3 साल से पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, कराची के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंसर्न है कि 1100 अरब रुपए, पहले 162 फिर 1100 अरब रुपए का पैकेज वफाक ने कहा कि हम लगाएंगे, मगर वो अमली तौर पर लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। अहमद साहब तो जी, आपका सवाल, आप आई विश कि ये सवाल जो है 1100 अरब वाला, जो कि हर टॉक शो में जो है एंकर पर्सन और अपोजिशन जो है उनको जबानी याद है। आज से मैं एक और सवाल आपको कहता हूं, ये जरूर किया करें, जी। ये पूछा करें कि 2500 अरब पिछले 10 साल में जो बजट में थे सिंध के डेवलपमेंट के लिए, वो कहां पे लगे हैं? ठीक, वो भी पहले उन 2500 अरब का तो हिसाब कर लेना। वो तो अहमद जवाद साहब, आप लोग तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, मैं नहीं बोलता ना, एक कथा कलामी की माजरत। अच्छा चलें, आप कंप्लीट करें, फिर मैं आपसे पूछ लेता हूं। ठीक है अहमद, देखें ना, आप फिर सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूं तो आप से वो जवाब नहीं हजम होता, फिर आप मुझे बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, तो फिर मुझे बोलने तो देना, चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए, ठीक है ना? उसके बाद अगला सवाल भी आ जाएगा। मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि सिंध की इस वक्त जो हालत है, इस वक्त वहां पे जो भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की है, कराची के अंदर है, वहां पे सिविक कम्युनिटीज की है, पानी का मसला है, हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, ट्रैफिक है, सड़कों का मामलात हैं, ये सारी जिम्मेदारी जो है ये सिंध हुकूमत की है। और सिंध हुकूमत में पिछले 12 साल से 13वां साल चल रहा है, 13 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत कर रही है। मेरे ख्याल में इससे बड़ा सवाल कोई नहीं बनता अगर आप सिंध की डेवलपमेंट के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं कि 13 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी, और उसका बजट मैंने आपको पिछले 10 साल का बताया है, वो तकरीबन 10,000 अरब है, उसमें 2,500 अरब जो है डेवलपमेंट का है, वो किधर गया, वो किधर लगा, ये सवाल करें आप। बिल्कुल। और 18वीं तरमीम के बाद, 18वीं तरमीम के बाद किसी भी सूबे के अंदर जो भी डेवलपमेंट है, जो भी तब्दीली आपने ऑन ग्राउंड लेके आनी है, वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस सवाल को सूबाई हुकूमत के लिए आप अहमद जवाद साहब, आप लोग तो ये कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वाले करप्ट हैं, चोर हैं, तो उनसे तो ये सवाल हो ही जाएगा। तो पीटीआई भी तो अब इस सवाल का जवाब दे कि वो तो जो 162 अरब रुपए या 1100 अरब रुपए के पैकेजेस के ऐलानात हुए, उनका क्या बना? तो फिर 180 अरब रुपए अब जो बलूचिस्तान के लिए रखे गए हैं, इसका क्या बनेगा? ये सवाल तो किए जाएंगे ना। देखें, मैं असल में यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक जो पर्टिनेंट सवाल है, आई एम सॉरी टू से, कि मैंने कभी किसी एंकर की जबान से मीडिया के ऊपर यह सवाल नहीं सुना जो मैं आपको दे रहा हूं। अब आपके सामने कर लिया जाता है। एक सवाल जो है, ये 2,500 अरब रुपए, मैं आपको एक तो मैं तशरीह करना चाह रहा हूं, आइन की तशरीह करना चाह रहा हूं, ताकि मीडिया के ऊपर डिबेट जो है अवाम के लिए, जब क्योंकि उनको हमने अवेयर करना होता है ना, तो उस डिबेट को आप सबसे पहले उसका मेरिट तो दुरुस्त करें ना। आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, जब और उसके 3 साल एक ऐसी हुकूमत जो 3 साल आई है जो सूबाई हुकूमत नहीं है, सिंध उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती, उसकी जिम्मेदारी उस सूबाई हुकूमत पे बनती है जो पिछले 13 साल से वहां पे हुकूमत कर रही है। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो आपको किसी और सवाल के करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। ये एक तो आप मुख्तसर आपने ही पॉइंट उठाया था कि वफाक की जानिब से इतने पैसे का ऐलान किया जाता मगर अमली जामा नहीं पहनाया था, बलूचिस्तान के लिए भी 180 अरब रुपए। तो अब तो वो अहमद जवाद साहब ने आपको एक और सवाल उन्होंने काउंटर कर दिया आपको कि 2,500 अरब रुपए जो पिछले 10 साल में डेवलपमेंट के लिए रखे थे वो कहाँ गए, ये भी बता दें। वफाक तो जो सूबाई हुकूमत को 180 अरब रुपए देगा, वो तो बलूचिस्तान में उन्होंने कहा कि लग जाएंगे, डेवलपमेंट के लिए पैसे हैं, वफाक अपना काम कर रहा है, मगर सूबाई हुकूमत क्या कर रही है?
लेकिन बहुत अच्छी बात की जवाद साहब ने। अब मुझे भी उतना ही टाइम दीजिए बिल्कुल जितना वो ठीक है, झूठ बोलते हैं, तो उसको मैं क्लियर कर लूं। जी सबसे पहली बात, जो 18th अमेंडमेंट इनको खटकती है, 18th अमेंडमेंट जिसकी तारीफें इमरान खान साहब खुद किया करते थे, अब इनकी आंखों में 18th अमेंडमेंट का कांटा चुभता है। ये बात कर रहे हैं जो जो इन्होंने जिम्मेदारियां सिंध गवर्नमेंट की बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट अपनी वो जिम्मेदारियां निभा रही है 13 साल से। उसका रिजल्ट ये है कि जब भी हम इलेक्शन में जा रहे हैं, जब भी इलेक्शन में कहाँ जाते सिंध हैं, में ही निभा रही है पहले से अवैस कादरी ज्यादा- साहब? देखें, पहले से ज्यादा हम सीट्स जीत के फिर आते हैं। हमारे सीट्स हमेशा बढ़ी हैं। अगर हमने मुख्तलिफ पूरे एरिया में सिंध के प्रोविंस में काम ना किया होता तो हमारी सीट्स डिक्रीज होती, जिस तरह मुख्तलिफ पार्टीज की मुख्तलिफ सिंध की प्रोविंस कैपिटल कराची की बात कर ले सर। मैं कराची की बात कर रहा जी, हूं। मुझे कराची 13 साल पहले वाला बताएं, जिसमें आपके पास रोड सेक्टर का हाल क्या था, आपके पास फ्लाईओवर अंडरपासेस का हाल क्या था, आपकी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई तरीकेकार था नहीं था, आपकी डीएमसीज, आपकी ऐसे पूरी मेयर जो केएमसी है उनका हाल क्या था। इस वक्त देखें कि वो चीजें जिस तरह डेवलप हुई हैं। अब कराची शहर का के कौन किन सा इलाकों में, रास्ता- अब शहर के देखें, किन इलाकों में रोड्स दुरुस्त हैं सर अवैस साहब? लेट मी कंप्लीट। आपने जवाद साहब को टाइम दिया, जी, अब जी। मुझे भी ये टाइम सर वो भी यही शिकायत कर रहे थे कि मैं उन्हें बोलने नहीं एक आप भी ऐड कीजिए सर। अगर सब कुछ ठीक है तो एमक्यूएम ने रैली क्यों निकाली इतनी बड़ी? अरे एमक्यूएम की जो रैली निकली है वो इसको बड़ी रैली कहते हैं? ये तो अच्छा, जमात इस्लामी फिर क्यों कहती है हुकूक कराची को हक दो? ये अपोजिशन पार्टी क्यों कह रही है कराची को हक दो? आपने 163 बिलियन की बात की। कहां गए पैसे जो इमरान खान साहब ऐलान करके गए थे? सिंध गवर्नमेंट ने उनके सामने हाथ नहीं फैलाया था। हम तो ये कहते हैं, ये कह रहे हैं 2,500 अरब रुपए का पूरा हिसाब दें। हम पूरा हिसाब देने को तैयार हैं और विजुअल इनको दिखाने को तैयार हैं। ये बता दें कि पिछले 3 साल से कितने पैसे हर साल उन्होंने कम दिए हैं। आपको टैक्स हम कलेक्ट, ये सवाल अहमद साहब की तरफ रखूंगा। आपका पॉइंट आ गया कि 2,500 अरब रुपए का हिसाब कंप्लीट। आपको कराची टैक्स कलेक्ट करके देता है, कितना पूरा रेवेन्यू आप कराची से कलेक्ट करते हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे हम पे कोई, आप हमसे भीख नहीं मांग रहे। 1100 अरब रुपए आप ऐलान करके चले गए स्टेज पे बैठ के। 950 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट की अपनी फंडिंग है, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। क्यों करते हैं ऐसे झूठे वादे और ऐलान? कहां गए आपके पैसे? आप बात टेररिज्म की, टेररिज्म से नहीं बात करेंगे। जो टेररिस्ट बंदे, भाई अभी आपने खुद सुना, आपका फवाद चौधरी किसका नुमाइंदा है? हम तो वजीर आजम साहब की बात को मान रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहा है गुलभूषण यादव को सेफ एग्जिट दे रहे हो और कह रहे हो कि दूसरों से बात नहीं होगी जो रॉक एजेंट है। ये हिसाब मांग रहे हैं। इनसे ये पूछें कि आपकी कैपेसिटी इस बजट की है कि आपने खर्चे दिखा दिए कि आपके 8,500 अरब से ज्यादा होंगे और कलेक्शन आप 5,000 की दिखा रहे हैं। IMF खुद आपकी जो शरह तरक्की है उसको रिजेक्ट कर चुका है, वर्ल्ड बैंक और IMF। आपकी टीम कर क्या रही है? किससे सवाल कर रहे हैं आप? आपके इदारों में कैपेसिटी बची नहीं है इस वक्त कि आप कोई काम कर सके। 180 अरब रुपया आप एक साल में किस तरह लगाएंगे? कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये ऐलान बराए ऐलान है, ऐलान खान साहब का जो कराची खेलदास कोसानी साहब से इसका जवाब लेंगे। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या वाकई में ये ऐलान बराए ऐलान ही होगा या अमली जामा पहना दिया जाएगा इस बार, और अगर नहीं पहनाया गया तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM इस मामले के लिए करेगी क्या? क्या सिर्फ ज़बानी बयानात तक ही ये बात रहेगी क्या, या फिर अमली तौर पर 180 अरब रुपए लगवाने के लिए अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी? खेलदास कोसानी साहब, आप समझते हैं 180 अरब रुपए वफाक की जानिब से इस बार ऐलान बरा ऐलान ही रहेगा या फिर अमली तौर पर इसके इकदाम होते देख रहे हैं? और अगर नहीं हुआ तो फिर PMLN क्या करेगी? क्या बस ये सिर्फ ये कुछ दिनों तक इस मामले पर बयानबाजी या अमली तौर पर इकदाम करवाने के लिए सामने आएगी? देखें, 3 साल से ये वजीर आजम सिर्फ तकरीरें कर रहा है, ऐलानात कर रहा है, और आपने कहीं पे भी पाकिस्तान में तरक्की की एक ईंट भी नहीं देखी होगी जो इस वजीर आजम ने लगाई हुई हो। वही पुराने मंसूबे हैं जो नवाज शरीफ साहब और हमारी हुकूमत में थे, वो उनकी तख्तियाँ हमारी निकाल के वो लगा रहे हैं। एक तो ये है, और ये ऐलानात करने के मुझे ये बताएं, जो अमली तौर पे हमने काम किया था सिंध हुकूमत से मिलके, ग्रीन बस मंसूबा था, वो हमने वफाक ने काम काफ़ी कर लिया है। उसमें थोड़ा 3 साल में ये ग्रीन बस को मुकम्मल कराची में नहीं कर सके हैं। K4 पानी का जो मंसूबा था वो मुकम्मल नहीं कर सके हैं। मुझे बताएं, ये ऐलानात तो इसने सिंध पैकेज का भी किया था,
ये 1100 अरब बताए, हमें बताया जाए 1100 अरब रखे कहाँ गए, इस बजट में भी ये रखे गए नहीं ना, मुझे तो नजर नहीं आया कि 1100 अरब रुपए हो। ये अपने एमएनएस को गलियों के और नालियों के लिए छोटे जो मंसूबे उन्होंने ये शुरू किए अपने एमएनएस को दिए हैं। और मैं समझता हूँ इसके अलावा इन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट सिंध का हो या बलूचिस्तान को जो ये बात कर रहे हैं, ये बातें तो बड़ी करता है वजीर आजम साहब। मुझे पता है वजीर आजम साहब ने ये भी आपको कहा था कि बलूचिस्तान के गवर्नर से उनको रिजाइन मांगी थी, क्या इस वजीर आजम के कहने पे उनके गवर्नर ने रिजाइन दिया? तो इसकी सुनता कोई नहीं है ना इसकी, ये सिर्फ बातें बड़ी करता है। और अगर ये करता, कुछ करके दिखाता, तो 3 साल में पाकिस्तान का असर ये नहीं होता, पाकिस्तान की मईशत इस तरह नहीं डूबती, पाकिस्तान की तरक्की का जो पहिया चल रहा था, जो पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था 2018 तक, वो सारा आज रुक नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ इनमें ये मतलब इनके ये एहलियत ही नहीं है कि ये किस तरह कर सके। और दूसरी बात, ये सूबों की दरमियान बात करते हैं, देखिए हमने सूबों को साथ लेकर काम किया, तभी अब आप काम कर सकते हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये नहीं कि आप सूबे से लड़के काम करेंगे तो नहीं हो सकेगा। तो उन्होंने एक दिन भी ये नहीं हुआ कि सिंध हुकूमत को साथ लेके चलाओ। बिल्कुल बात ठीक है, अगर गवर्नेंस की सिंध में बात है, यहाँ मसाइल की बात है, कराची से लेके कश्मीर तक, वो बिल्कुल कारकर्दगी की बात, उसका अवाम ने मैंडेट दिया है। आपको पॉइंट आया, बिल्कुल ठीक है। खेरदास कोहिस्तानी साहब, अहमद जवाद साहब, एक और मामला है, एक और बड़ा अहम मामला है जो मरियम, कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में कहीं तरक्की की। अहमद साहब, खेरदास साहब कह रहे हैं इन्हें भी कोई उम्मीद नहीं है। एक और बड़ा अहम मामला जो आज मरियम नवाज साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, एक तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के अगर इंतखाबात साफ शफाफ हो जाते हैं तो फिर PMLN वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाएगी। दूसरा, उन्होंने इजराइल के हवाले से सवाल किया कि दावे हो रहे हैं, इजरायली जर्नलिस्ट की जानिब से ये दावा किया गया था कि जुल्फी बुखारी गए, एक आम शख्स का पैगाम पहुंचाया वहां पर मुलाकात के लिए, बातें हो रही हैं, मगर वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई आला सतह पर इसकी अभी तक तरदीद नहीं सामने आई है। क्या कोई वाकई में कोई बात हो रही है, डील हो रही है? मतलब देखें, जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर की इस हवाले से स्टेटमेंट जो है वो बड़ी क्लियर कट मुतअद्दिद दफ़ा आ चुकी हुई है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। जुल्फी बुखारी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए थे कि उनका कोई अनऑफिशियल दौरा था वहाँ पे, उस पर जुल्फी बुखारी ने लंदन में एक न्यूज़पेपर या TV चैनल है जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने मुकदमा इस खबर के छापने के ऊपर कर दिया हुआ है, हत्ता कि इज़्ज़त का उन्होंने दावा किया है कि उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है। तो वो तो जो एक तरीका है, कानूनी तरीका है, उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई एविडेंस, कोई ऐसी आपको नज़र नहीं आती एक्टिविटी के जिसकी बुनियाद के ऊपर इस सब्जेक्ट में कोई जान हो या इस पर मज़ीद बात की जाए। इसकी तो ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल के प्राइम मिनिस्टर के क्लियर स्टांस के बाद बनती है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कश्मीर के इलेक्शंस जो हैं, देखें, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन से पहले उनकी स्टेटमेंट ये होगी कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो हम जीतेंगे, और इलेक्शंस होने के बाद, हारने के बाद स्टेटमेंट ये हो कि ये सिलेक्टेड हैं और ये एक जाली इलेक्शन के ज़रिए आए हैं, तो जाहिर है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्तेकाम जो है, सियासी इस्तेकाम जो है, वो एक फार फेच्ड चीज़ है, वो तो हम नहीं तवक्को कर सकते। इसीलिए इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर हो जाए, जिसके लिए हुकूमत कह भी रही है, तो फिर अपोजिशन को ये स्टेटमेंट ही ना देना पड़े कि इंतखाबात साफ शफाफ हो जाए तो फिर हम क्लीन स्वीप कर लेंगे, हम वाज़ेह अक्सरियत ले लेंगे। 2 दिन पहले 2 वफाकी वज़रा कश्मीर गए हैं, उन्होंने स्पीचेस की हैं। अगर उनकी स्पीचेस ये पूरी कौम अच्छी तरह सुन ले तो ये मेरे भाई ने जो जवाद साहब ने अभी बात की, तो शायद ये बात भी ना करते, खुद ही शर्म से चुप हो जाते। वो धमकियां भी दे रहे हैं, धौंस भी दे रहे हैं, रिश्वत भी दे रहे हैं ओपन स्पीचेस में। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम ये ना कहें कि इलेक्शन शफाफ होंगे या नहीं होंगे। किसको एतबार होगा ऐसी हुकूमत पे? अगर यहाँ पे ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती, फेडरल गवर्नमेंट होती या किसी और पार्टी की गवर्नमेंट होती और उसके वज़रा जाके ये कर रहे होते, स्पीचेस इस तरह कर रहे होते और ओपन स्पीचेस में कह रहे होते, धमकी भी दे रहे हैं, रिश्वत देने की कोशिश भी कर रहे हैं, और जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस क्यों नहीं लेता? क्यों हम पॉलिटिकल पार्टी एतबार करने कि जो माजी में इन लोगों ने 3 साल में हरकतें की हैं अपोजिशन के साथ, कि इलेक्शन को साफ और शफाफ छोड़ देंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, इक्तिसादी APC हो,
फॉरेन पॉलिसी हो, सारे लीडरान बात करने को तैयार हैं, लेकिन क्या खान साहब में हिम्मत है कि वो अपोजिशन पार्टी के लीडरान के साथ बैठेंगे? वो तो खुद अपनी पार्लियामेंट में नहीं बैठे आके, जहाँ पे हमारी अपनी अस्करी क़यादत ब्रीफिंग दे रही थी, वो वहां पे फेस नहीं कर सके पॉलिटिकल लीडर्स को। ये दूसरी जगहों पे क्या बिठाएंगे आके? देखिए, इस कौम को बेवकूफ बनाना बंद करें। ये सीरियस बिल्कुल नहीं है, ये किसी काम को करना ही नहीं चाहते। ऐलान बड़ा खेलदार साहब, वक्त कम है, मुख्तसर जवाब इस पर आपका भी चाहूंगा। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएं जिसके लिए हुकूमत कह रही है, तो फिर इस मामले पर बात ही ना हो कि कौन जीता या कौन हारा। हारने वाले भी हार को तस्लीम करेंगे, जीतने वाले अपना जश्न मनाएंगे। देखें, जीपी में भी यही टीम थी इनकी गवर्नमेंट की, इन्होंने बड़ी कोशिश की और आपने देखा होगा वहाँ पे सब कुछ इन्होंने जो वसाइल थे हुकूमती वो चलाए। उसके बाद भी पीटीआई को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं हुई। और कश्मीर में इनके इतने कैंडिडेट ही नहीं है कि ये इतनी हुकूमत बना सके। बात ये कि जो अमित शाह साहब ने बात की, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, बिल्कुल जिस तरह ये वज़रा जो काम कर रहे हैं, जिस तरह कश्मीर में जो उन्होंने पैसों का अनाउंस किया है, जो ज़बान इस्तेमाल की है, और जो उनका ये लग रहा है कि वो वही जीबी की तरह ये करना चाहते हैं। देखें, इलेक्शन इन्होंने 2018 में भी चुराया, 10 में भी इन्होंने चोरी करने की कोशिश की, फिर आपने देखा कैसा धुंध जो उन्होंने आई थी, फिर किस तरह ये इलेक्शन। अब तो ये सबको मालूम है कि ये वोट चोर है। अब एक बटन से ये वोट चुराना चाहते हैं, हम इनको चोरी करने नहीं ठीक देंगे। है, कथा कलामी की मादत चाहूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। खेलदास कोस्तानी साहब, अवैस कादिर शाह साहब, अहमद जवाद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, इंतखाबात पर पाकिस्तान में हमेशा से ही सवाल उठता है और हारने वाली जमातें ज़्यादा सवाल उठाती हैं। इसका वाहिद हल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हुकूमत और अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और इस मामले पर बात करनी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।